हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और टेक्स्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों में मैंने इस तरीके का कंफ्यूजन देखा कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिए हुए हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे मैंने महसूस करी कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए और हमें किन किन बातों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो बीए का जो हिस्ट्री का सिलेबस है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और यूपीएससी के सिलेबस से उसको कंपेयर भी करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो किस तरीके का है और यूपीएससी के सिलेबस में और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं जो कि बीए के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और ये जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, खास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीए में हिस्ट्री लिए हुए हैं और उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन रहता है तो इस क्लास के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इस बात को भी देखेंगे कि हमें किन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और यूपीएससी के लिए हमें कौन सी और बुक्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि केवल बीए का जो सिलेबस है या जो बीए की बुक्स हैं उससे यूपीएससी जो है वो नहीं निकलेगा, ना ही प्रीलिम्स और ना ही मेंस। ठीक है। सो एक गहन अध्ययन जो है वो जरूरी है और इसी पे आज हम लोगों का ये जो वीडियो है वो फोकस करेगा। तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पर ध्यान दें, है ना। तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बीए का जो सिलेबस है या जो उसका पाठ्यक्रम है उस पर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि जो बीए के पाठ्यक्रम में इतिहास और इतिहास लेखन का परिचय है। भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से लेकर 300 ईस्वी तक, प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक प्रतिरूप, भारत का इतिहास 300 से 1200 और मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक प्रतिरूप। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर स्टोन एज से लेकर और जो मिडिवल हिस्ट्री तक है या हम कह सकते हैं कि अर्ली मिडिवल हिस्ट्री तक जो चीजें हैं वो यहाँ पे ज्यादातर कवर हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इतिहास और इतिहास लेखन का परिचय से इसको शुरू करते हुए प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक आते हैं और इसके बाद जो है वो आगे का जो इतिहास है वो भी देख रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि प्राचीन विश्व की जो सामाजिक संरचनाएं हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं जो हैं और जो सांस्कृतिक प्रतिरूप है वो यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो कुछ हद तक काटा जा सकता है। ठीक है। सो बीए के पाठ्यक्रम में शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ये यूपीएससी से काफी कुछ मैच कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर पहली चीज हम लोगों ने समझी कि बीए का जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस से थोड़ा बहुत जो है वो यहां पे मैच कर रहा है, जो कि ये टॉपिक्स यहां पर आ रहे हैं। अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं कि और चीजें जो हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। तो जैसा यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अगली चीज यहां पर आती है भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1750 ईस्वी तक। तो भारत का इतिहास जो 1200 का मतलब दिल्ली सल्तनत से लेकर 1750 का मतलब जो है वो मोहम्मद शाह की जो डेथ है 1748 की, वहां तक आ रहा है। तो इसमें भी यहाँ ये वाला जो पूरा सिलेबस है ये भी इसको कवर कर रहा है। यहाँ पे हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और पोर्शन मिल रहा है, आधुनिक पश्चिम का उदय। तो ये हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो है वो बेनिफिट देगा, तो यहाँ पर ये भी सही है। भारत का इतिहास 1750 से लेकर 1950 तक। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि हम लोग 1750 से 1950 या 1947 तक मानते हैं। तो इसमें भी सारी वो चीजें आ रही हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में है। इसके बाद यहाँ पे आधुनिक पश्चिम का उदय भाग 2 आ रहा है और आधुनिक यूरोप 1789 से लेकर 1919 तक है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति है जो कि यूपीएससी के सिलेबस में है। 1919 में तक आते आते हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कंप्लीट हो रहा है
और 1919 में ही जो वर्साई की संधि है जिसमें जर्मनी के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए, वो चीज भी कवर हो रही है। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं, है ना। और 1789 से लेकर 1919 तक का जो आधुनिक यूरोप है जिसमें फ्रांस की क्रांति है, वो सारी चीजें आ रही हैं। तो ये जो है लगभग पूरा सिलेबस हमें यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर रहा है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कांग्रेस का उदय या फिर इसके बाद महात्मा गांधी और इसके बाद जो गांधीवादी युग चल रहा है, वो भी चीजें आ रही हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हमारा जो है वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि अगला है साउथ ईस्ट एशिया का इतिहास और अफ्रीकी इतिहास। इसी के साथ साथ जो है वो विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समकालीन भारत का इतिहास। तो यहां पर ये तीनों चीजें जो हैं ये भी लगभग यूपीएससी के सिलेबस में ये हैं। साउथ ईस्ट एशिया का भी जो है वो भी हिस्ट्री आ रही है और अफ्रीका जो है वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये जो सिलेबस है बीए का, ये यूपीएससी को काफी हद तक कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीए में हिस्ट्री बच्चे लेते हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पर पूरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक पूरा कवर किया हुआ है। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यूपीएससी के सिलेबस से काफी हद तक मैच करता है। तो अब यहाँ पर कुछ निष्कर्ष हमें देखने हैं कि इसका जो ये हम लोगों ने एनालिसिस किया, इसका निष्कर्ष क्या हुआ। ठीक है। तो इसका निष्कर्ष यदि हम देखें तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आ रही है कि सबसे पहली चीज आती है कि बीए जो हिस्ट्री से बच्चा कर रहा है, तो जैसे नॉर्मली हम लोग जो भी यूपीएससी के टीचर्स हैं वो बच्चों से कहते हैं कि आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़िए, खासतौर से हिस्ट्री की। तो अब यहाँ पर जो बीए का बच्चा है उसे 6 से लेके 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो मेरा अपना ये अनुमान है या अपना एक सुझाव है कि बीए इतिहास से करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकें जो हैं वो केवल 11 और 12 की ही पढ़ें। दूसरी बात यहां पर आती है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। सो आर्ट एंड कल्चर की जो भी किताबें एनसीईआरटी की हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर पढ़ी जाए। ठीक है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है वो बीए में उतना डीपली या उतने उस तरीके से नहीं बताया गया है जिस तरीके से यूपीएससी को जरूरत है या यूपीएससी जिस तरीके की डिमांड कर रहा है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है कि बीए का जो बच्चा है जिस तरीके से वो आंसर राइटिंग करता है, वो आंसर राइटिंग यूपीएससी में किसी भी तरीके से मैच नहीं करेगी। तो यहां पे हमें थोड़ा सा इस बात पर फोकस करना है कि जो ये उत्तर लेखन की कला है इसको विकसित करना जरूरी है। जैसे यूपीएससी में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 150 शब्द और 250 शब्द। तो यहां पर हमें मतलब बच्चे को ये समझना जरूरी है कि ये बीए वाला जो जिस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आंसर राइटिंग जो है वो दूसरे तरीके की है। वहां पे नंबर ऑफ कॉपीज पर फोकस किया जाता है कि आपने कितनी कॉपीज भरी या एक क्वेश्चन में आपने कितने पेज आंसर लिखा। यूपीएससी में यहां पर यह महसूस किया जाता है कि 250 वर्ड्स में आप आंसर को किस तरीके से समाप्त कर रहे हैं। तो वहां पर आपकी भूमिका क्या है, मुख्य भाग क्या है और निष्कर्ष क्या है, ये सारी चीजें यहां पर 150 और 250 में आती हैं। तो यूपीएससी के आंसर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, भूमिका, मुख्य भाग और यहां पर निष्कर्ष। तो ये तीनों चीजें यहां पर आ रही हैं और इस पर आंसर राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पे जो हम लोगों ने ये विश्लेषण किया, इससे हम इस बात पर जो है वो पहुंच रहे हैं कि जो भी बच्चा बीए हिस्ट्री लेकर कर रहा है उसे 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी सारी चीजें बीए में पढ़ चुका है। अब उसी को रिवाइज करने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको साथ में रखना जरूरी है। केवल बीए की जो बुक्स हैं उससे यहां पर हमारा यूपीएससी नहीं निकलेगा किसी भी स्तर पर, ये एकदम हमें मान लेना चाहिए।
तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये है कि केवल 11 और 12 की ही पढ़ें। दूसरा जो निष्कर्ष आया था कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर ज्यादा फोकस करें। इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यूपीएससी के अनुसार उत्तर लेखन की जो कला है इसको विकसित करना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल का हो या फिर हम कह सकते हैं कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वहां पे हिस्ट्री के जो आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। तो हमको अपने आप को यूपीएससी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, और साथ ही साथ हर टॉपिक का जो आंसर है वो 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स में किस तरीके से लिखा जाए, इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आंसर राइटिंग होती है या बच्चा बीए के एग्जाम में जिस तरीके से आंसर राइटिंग करता है, वो यहाँ पर उतना लाभदायक या उतना फायदेमंद नहीं होगा, और बच्चे को ये लगेगा कि हमने लिखा तो बहुत था लेकिन हमें उस हिसाब से नंबर नहीं मिले। तो यहाँ पर यूपीएससी इस पर फोकस नहीं करता है कि आप कितना लिखते हैं, यूपीएससी इस चीज पे फोकस करती है कि आप क्या लिख रहे हैं, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपने किस तरीके से क्वेश्चन को समझा और किस तरीके से आपने आंसर की शुरुआत की। तो यहां पर जो है वो उत्तर लेखन की कला को सबसे ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक यहां पर एक एनालिसिस था। अब यहां पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कुछ ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, बीए के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन सी और किताबें जो हैं वो जरूरत पड़ सकती हैं जिससे उनका हिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छा हो। तो अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे, है ना। जैसे यहां पर कुछ पुस्तकों के बारे में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं है। यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा और ए.एल. बॉशम, यहां तक जो है वो काफी अच्छी स्थिति रहेगी। यदि हम मिडिवल हिस्ट्री में आए तो सतीश चंद्रा या हरिश्चंद्र वर्मा, इन दोनों में से कोई एक ली जा सकती है। आधुनिक भारत में यदि हम देखें तो जो करंट सिनेरियो रहा यूपीएससी का, जो अब की बार 2025 का पेपर आया, उस पेपर के हिसाब से यदि हम देखें तो हमें थोड़ा सा बुक्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं 2 बुक ये रिकमेंड करूंगा, विपिन चंद्रा एंड बी.एल. ग्रोवर एंड यशपाल। स्पेक्ट्रम की किताब भी अच्छी है, लेकिन जो अब की बार का पेपर आया है उसके हिसाब से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो उसमें नहीं है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की किताब चूंकि काफी मोटी है, काफी ज्यादा बड़ी है, तो उसको पढ़ने में समय भी ज्यादा लगेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बी.एल. ग्रोवर, यशपाल एंड विपिन चंद्रा पे फोकस किया जाए। जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें सतीश चंद्रा या हरिश्चंद्र वर्मा में कोई एक किताब ली जा सकती है, और प्राचीन भारत में ये दोनों ही यहां पर जरूरी है। अब यहां पर बात आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं एनसीईआरटी को पहले ही रिकमेंड कर चुका हूं कि एनसीईआरटी जो है वो जरूरी है, और उसके साथ साथ यहां पर नितिन सिंघानिया को भी पढ़ा जा सकता है। नितिन सिंघानिया जो है वो भी काफी बड़ी किताब है, काफी मोटी किताब है, और उसको भी पढ़ने में काफी टाइम जो है वो जाता है। तो यहां पर मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो आर्ट एंड कल्चर की किताब है, जैसे एग्जांपल के रूप में क्लास 11th की आर्ट एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हुआ है। एक एक चैप्टर में क्या क्या मेन चीजें हैं, प्लस उससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसका वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले चाहूंगा कि एनसीईआरटी जो है वो जरूरी है, और प्लस अर्जुन देव को भी यदि पढ़ लेंगे तो ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो बहुत कम किताबें हैं, बहुत ज्यादा किताबों पर मैं बहुत फोकस नहीं करता। मेरा ये मानना है कि यदि हम एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते 10 किताब को हम एक बार पढ़ें। ठीक है, सो 2 किताबें आप यहां पर ये मान लीजिए, एक किताब यहां पर ये मान लीजिए, 2 ये हैं, है ना, यहां पर भी एक और यहां पर भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन पुस्तकों को हम करेंगे तो हमारी तैयारी जो है वो काफी अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। और बीए हिस्ट्री करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये थोड़ा सा बेनिफिट जरूर रहता है कि काफी सारी चीजें उनको पहले से पता होती हैं। यदि कोई लड़का बच्चा बीएससी, बीकॉम या बीटेक करके आ रहा है तो वो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ है, काफी सारी चीजें उसे पता नहीं होती। उसके लिए हम लोग जो है वो रिकमेंड ये करेंगे कि वो
क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन जो बीए हिस्ट्री के हैं ऑलरेडी, उनको यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ एक विश्लेषण था जो कि बीए वर्सेस यूपीएससी का एक अध्ययन। इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि एक जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में भी जो है वो एक ट्रेंड ये है कि नई वाली पढ़ी जाए कि पुरानी वाली पढ़ी जाए, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो जो है वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी एक सेल चल रही है जो कि इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हुई थी और ये 17 तारीख तक चलेगी। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है और टेक्स्ट बुक जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आया। जैसे 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है वो सारे कोर्सेज पे दी गई है, तो 24 + 12 36 महीने का जो कोर्स है वो मिलेगा 18,000 रुपए के आसपास, और 36 + 12 48 महीने का जो कोर्स है वो आपको लगभग 23,000 के आसपास है। और ये मेरा कोड है ST लाइव, यदि इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये प्राइस और कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो पर मंथ जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 400 रुपए के आसपास आ रही है। इससे सस्ता और इससे अच्छा जो है वो आपको कोर्स नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी टीम के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब के सब क्वालिफाइड हैं और उसका रिजल्ट जो है वो आपने जैसे देखा कि अब की बार जो यूपीएससी का पेपर आया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा डिस्कस किए गए थे। चूंकि मैं हिस्ट्री वाला पोर्शन लेता हूं तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैं आपको बता सकता हूं कि हिस्ट्री में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे और 14 क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज नोट्स एंड डिस्कशन से थे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग इतना ही मार्जिन ज़्यादातर टीचर्स का रहा और इस तरीके से जो तैयारी है उसको एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश या इंग्लिश वाला बैच लेना चाहें उनके लिए भी ये अलग अलग प्राइसिंग है और उसमें भी ये वाला कोड लग सकता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि चूंकि सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश वाले में या इंग्लिश वाले में ये कोर्स कोड लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऐसी कोई भी गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर इस कोड को लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो चूंकि कल जो है वो 17 अगस्त एकदम लास्ट डे है और मैं चाहूंगा कि आज आप लोग इस सुविधा का जो है वो फायदा उठाएं। लास्ट डे तक जो है वो इसको खींचने की जरूरत नहीं है और तैयारी को एक अच्छी दिशा देने के लिए एक अच्छा गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है और टेक्स्ट बुक जो है वो इस मामले में बहुत अच्छा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीजें थी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप में से जिन्होंने आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किया है या जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं या जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो इस QR कोड को स्कैन कर लें। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के PDFs और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग है। तो मैं हर हफ्ते जो है वो 2 क्वेश्चन जो है मेंस के देता हूँ और बच्चे उसमें आंसर राइटिंग करते हैं और आंसर राइटिंग के बाद उनकी कॉपीज चेक होती हैं, उनके नंबर भी दिए जाते हैं, उनकी कमियां भी बताई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आंसर राइटिंग का एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ख़ासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ली रखी है और वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस तरीके से और पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो भी वीडियोस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी वाले वीडियोस हों, चाहे आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियोस हों, या जो मैंने और भी 500 क्वेश्चंस वाली सीरीज की थी, विपिन चंद्रा की पूरी बुक को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था और अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग भागों में डिवाइड करके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसका थ्योरी वाला पोर्शन किया था।
इसी तरीके से स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है वो भी हम लोगों ने हर चैप्टर को थ्योरी और क्वेश्चन आंसर वाइज किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल हैं, आप आराम से उन्हें देख सकते हैं और इस तरीके से अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड कोर्सेज हैं इससे एक आपकी तैयारी को और अच्छी दिशा मिलेगी और मैं उन सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद करूंगा जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है कि हमें क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना है, तो ये टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर है जो कि कल 17 अगस्त को समाप्त हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आप में से ज्यादातर लोग इसे जरूर लें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग जल्दी मिलेंगे और एक और नया एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे ताकि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिल सके।